मैं 4 पंक्तियां उस धरती को समर्पित करना चाहता हूं जिसका स्थापना दिवस अब यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजस्थान के यहाँ रत्न सब विराजमान हैं, सभी की उपस्थिति को नमन करता हुआ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खिलता हुआ सा मेरा भारत यह चमन है, खिलता हुआ सा मेरा भारत यह चमन है, दुनिया में इससे अच्छा ना कोई भी वतन है, रण बांकुरे हमेशा, रण बांकुरे हमेशा, कुर्बान जिस पे होते, बलिदान की माटी ये राजस्थान को नमन है, बलिदान की ये बहुत अच्छे राजस्थान को नमन है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन कवियों की ओर से। क्या चाहता है एक कवि कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक को जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने। बहुत अच्छे रसिक जी, क्या बात है। और 2 पंक्तियों से अपनी बात में प्रारंभ करता हूं। हास्य व्यंग की बात कलाम भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी क्षमता दी है कि ये 4-4 घरों का संचालन एक साथ कर सकते हैं। ये इनके धर्म में विशेष छूट है, वो अलग बात है, इन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। रसिक जी एक का ही इतनी महंगाई में मुश्किल हो रहा है। तो कलाम भाई बहुत मस्ती के कवि हैं, बहुत मन से जी। अच्छा, मैंने तो देखो थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाए, थोड़ी सी हम हास्य की बात करते हैं जी। मैंने कलाम भाई से पूछा, कलाम भाई आपके यहाँ 5 बार नमाज पढ़ते हैं और 4 शादियां कर सकते हैं, क्या इनका कोई आपस में संबंध है क्या? कलाम भाई बोले भैया बहुत गहरा संबंध है। मैंने कहा बताओ, बोले सुनो, वो संबंध आपको लगे कि कलाम भाई ने बिल्कुल सही बताया है, तब आप कलाम भाई के लिए यहाँ से वहाँ तक जितने हमारे श्रोता हैं राजस्थान के, सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सुंदर संयोजन के लिए, संचालन के लिए। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले पंक्तियां सुनो कि 5 बार रोज ही नमाज अदा करनी है, 5 बार रोज ही नमाज अदा करनी है, हिदायत मिलती है ऐसी ही इमाम की, घर से निकल कर आज़ादी ना पाए कहीं, इसलिए ज़रूरत पड़ी है लगाम की। तो मस्जिद में तो है मनाही महिलाओं हेतु, मस्जिद में तो है मनाही महिलाओं हेतु, उनकी ना सोचेंगे तो देख किस काम की, और एक तो नमाज अदा करते हैं खुद की ही, बाकी की जो 4 हैं वो बीवियों के नाम की, बाकी की जो 4 हैं वो बीवियों के नाम। क्या बात है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे भैया, गला खींच रहा है माइक, आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, नहीं तो मुझे यार इसे एकदम ठीक कर दे, नहीं अगला कार्यक्रम किसी कवि की स्मृति में करवाना पड़ेगा। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दे। बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था, बहुत बढ़िया शानदार व्यवस्था। मैंने तो कलाम भाई से पूछा, मैंने कहा कलाम भाई आपके यहाँ 3 तलाक का क्या फंडा है? बोले फंडा वंडा कुछ नहीं, हमारी महिलाएं एक बार में सुनती कहाँ हैं। तो बहुत हाजिर जवाब है कलाम भाई। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ नरेश भाई कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। और हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से उसे एक पंक्ति में जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था। तब आप दोनों हाथ उठा दीजिएगा एक बार कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में बहुत अच्छा और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। भाई वाह। तो मुझे भी कई बार ऐसे ही लगता है। तो अगर ये शानदार प्रोग्राम के लिए जोरदार दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां बजाएं, बहुत अच्छे, पता लगे राजस्थान की धरती का यहाँ काफी सम्मेलन हो रहा है, आन बान शान का। मैं तो हमारे भाई बैठे हैं देखो यहाँ, महेंद्र शर्मा जी देश के बड़े कवि, पहली बार मुझे तिहाड़ जेल में मिले थे।
हालांकि वहां साल 6 महीने आदमी रह जाए तो सेहत ऐसी हो जाती है, लेकिन वो बात नहीं है। वहां पर कवि सम्मेलन था, वहां भी कवि सम्मेलन होते हैं और ये सोच के करवाते हैं कि कैदियों की सजा में कुछ कमी रह गई होगी तो पूरी हो जाए। तो मैं भाई साहब, पुरानी बात है, उस वक्त मैं स्कूटर पर ही जाया करता था। मैं कवि सम्मेलन करके बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांग ली, मैंने भाई साहब पीछे बिठा लिया। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप यहाँ काम करते हो? बोला नहीं भाई साहब मैं काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छुटा हूँ। मैंने कहा भाई साहब क्या करते हो? बोला जेब कतरा हूँ। सुनते ही घबराया भाई साहब। बोला भाई साहब घबराओ मत। घबराया इसलिए काका जी जेब में 8100 रुपये रखे थे, कभी मामला साफ कर दो, कहीं कभी समझ करके आया था। बोला भाई साहब घबराओ मत, घर जाके अपने 8100 पूरे गिन देना। भाई साहब घबराहट दुगनी हो गई, मगर इसे कैसे पता? वो घबराहट में लाल बत्ती पार कर गया मैं। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपये का चालान कटेगा। भाई साहब जिंदगी में पहली बार उस दिन मैंने 100 रुपये का चालान कटवाया। मैंने कहा इस बहाने चेक हो जाएंगे। जेब में से निकाले, गिने, भाई साहब पूरे थे। 100 का कटवा के बाकी अंदर अंटी में लगाए यहाँ, मगर यहाँ से नहीं निकल सकते। और जब चल बिठा के बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। मैंने कहा तेरे पे कहाँ से आई थी? आड़ वाले तो सिक्के तक निकाल लेते हैं। बोला क्यों, अभी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मगर पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तूने। भाई वाह। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया तूने? अरे उस चालान पे मेरा नाम लिखा, मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस सब लिखा है। पुलिस वाले मुझे घर से उठा के ले जाएंगे। वो बोले कुछ नहीं होगा। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला भाई साहब मान लो। मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं? वो बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। भाई वाह, बहुत अच्छे। ये हाल है भाई साहब ट्रैफिक पुलिस का। वो पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस वाले अपना सप्ताह मना रहे थे, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी। बोला भाई साहब घबराओ मत, आपकी स्पीड भी लिमिट में थी, आपने लाल बत्ती भी पार नहीं की, सीट बेल्ट भी लगा रखी है। हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपये का पुरस्कार देते हैं। अब आप बताइए इस 1000 रुपये का सबसे पहले क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। वाह। साथ में बैठी थी उसकी माँ, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा। और जो मकान मालिक एक हफ्ते से चक्कर काट रहा है उसका कह रहा है तेरा बाप देगा, दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा दारू भी पी रखी है? वाह वाह। इतने में पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते ही बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वाह, ये हालत है वाह, भाई साहब, ये हालत है बहुत भाई। खूब। ये ट्रैफिक पुलिस की हालत है। दिल्ली पुलिस की हालत तो इससे भी खराब है भाई साहब। मैं तो हरियाणा का हूँ भाई साहब, हरियाणा रही महेंद्र भाई बैठे हरियाणा की। वो पिछले दिनों अंगूठी खो गई नहीं कि जाके थाने में रिपोर्ट लिखाने चले गए। थानेदार बोला अरे देश के इतने बड़े कवि, तुम्हारी अंगूठी जाओ शाम तक मिल जाएगी। ये भी निश्चिंत होकर घर आ गए। अच्छा इन्हें बाथरूम में ही थोड़ी देर में अंगूठी मिल गई, वो नहाते टाइम निकल गई होगी। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला थानेदार साहब वो अंगूठी की रिपोर्ट कैंसिल कर दो, मैं बाल बाल बच गया, वो अंगूठी मुझे बाथरूम में मिल गई, वो रिपोर्ट कैंसिल कर दो, मैं बाल बाल बच गया। थानेदार बोला भाई महेंद्र तू तो बच गया पर मैं मर गया। तेरू उस अंगूठी के चक्कर में 4 पकड़ के लाया था, 3 ने तो हाँ भी भर ली, उनका क्या करूं? भाई वाह। ये हालत है भाई साहब, ये हालत है। और भाई साहब राजस्थान की पुलिस का तो भाई साहब जवाब ही नहीं। मैं तो कई बार गया हूँ जयपुर, कई बार, वहां तो लोग पुलिस का यकीन ही नहीं करते। एक पुलिस वाला आधी रात को गया, बहन जी दरवाजा खोलो, बहन जी दरवाजा खोलो, तुम्हारे पति ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गए हैं। बोली फिर दरवाजा क्यों खुलवा रहा है, नीचे से ही सरका दे। ये हालत है भाई साहब। हम तो देखो ईश्वर ने हमें अग्रवाल समाज में जन्म दिया। अग्रवाल समाज का आदमी 52 बुद्धि लेके पैदा होता है। सुमन भाई आपको तो पता ही है। देखो तो एक अग्रवाल समाज के व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नंबर हॉट सीट पे लग गया अमिताभ बच्चन के सामने। पहले प्रश्न में ही उसने पूछा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। अमिताभ ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल बोला उत्तर गया बाहर में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। वाह वाह वाह। तो एक बार हाथ उठाओ, मैं कविता पढ़ता हूं। स्वागत भाई साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी पुलवामा अटैक हुआ, देखिएगा कहां से हाथ से निकालता है एक हास्य कवि कि दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको 72 हूर मिलेंगे, आप आतंकवाद के रास्ते पे चलो। तब मैंने कहीं लिखा, और आनंद आ जाए तो एक बार बजाइएगा तालियां घनघोर, वही पहले वाली कि दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं, इतिहास में सुनहरी अपने पेज रहे हैं। शुक्र करो सेना का तुम तो जिहादियो, अरे शुक्र करो सेना का तुम तो जिहादियो, हुरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, हुरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ जी।
प्रणाम करता हूँ बहुत। हमारे अतिथि यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और 4 पंक्तियाँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ भाई साहब। और आनंद लीजिएगा फिर, और एक बार हाथों को पुनः खोल दीजिएगा, अपनी ऊर्जा लगाइएगा। मैंने कि उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह, आनंद आ जाए तो फिर दोनों हाथ एक बार उठा दीजिएगा और इस उत्सव को महोत्सव में बदल देना कि उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह, उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह। सुमन भाई आप मत बजाना, हाँ उसका कारण है वो आप खुद समझ जाएंगे आप, कि उछले है पाकिस्तान ये जवानी की तरह, हो जाएगा ये सॉफ्ट सॉफ्ट पानी की तरह, 2-4 और सर्जिकल तुम कर दो मोदी जी, ये शांत बैठ जाएगा अडवाणी की तरह, ये शांत बैठ जाएगा अडवाणी की तरह। इसीलिए मैंने मना किया था भाई। क्या बात है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं हाँ कि भाई साहब। रह रह के उठ रहा है पुलवामा दिमाग में, रह रह के उठ रहा है पुलवामा दिमाग में, फीके हैं सारे रंग ही इस बार फाग में, अब खेलनी है शत्रु के ही रक्त से होली, जल रही मां भारती बदले की आग में, जल रही मां भारती बदले की आग में। कैसे लिया बदला हमारी सेना ने। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं नरेश भाई, कि टुकड़े टुकड़े अब कर डालो जयचंदी गद्दारों को, टुकड़े टुकड़े अब कर डालो जयचंदी गद्दारों को, सेना चुन चुन साफ करे अब सारे ही खुखारों को, घर में घुसकर तहस नहस कर डाले आतंकी अड्डे, सेना ने जा सबक सिखाया पुलवामा हत्यारों को, वाह, सेना ने जा वाह, सबक सिखाया वाह, पुलवामा हत्यारों को। और कहना चाहता हूं कि पाक है पाप की लंका इसे उजाड़ देंगे हम, पाक है पाप की लंका इसे उजाड़ देंगे हम, जड़ों को खोद कर जड़ से सुनो उखाड़ देंगे हम, यदि देखे मेरा भारत कोई तिरछी निगाहों से, वक्ष वो फाड़ कर उसमें तिरंगा गाड़ देंगे हम, वक्ष वो फाड़ कर उसमें तिरंगा गाड़ देंगे। क्या बात है। और उन माताओं को नमन करना चाहता हूं जो अपने वीरों को, अपनी छाती के लाल को वहां भेज देते हैं देश की रक्षा के लिए, जिनके भरोसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम अपना यहाँ राजस्थान दिवस मना रहे हैं। उन माताओं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भाई। कि मेरे मस्तक का वो चंदन वंदे मातरम मान करे, मेरे मस्तक का वो चंदन वंदे मातरम मान करे, उनका भी शत शत अभिनंदन जनगण मन जयगान करे, शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे, बहुत अच्छे। अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान। बहुत लंबी टीम है और समय की सीमा हाँ है। भाई साहब। एक रचना में पढ़ के अपना स्वागत है, स्थान लेना स्वागत। चाहता हूँ। मैंने प्रदूषण पर एक रचना लिखी, वो मेरे मन की कविता, हास्य कविता, और आपको अच्छी लगेगी। मैंने अभी किसी कवि सम्मेलन में उस रचना का काव्य पाठ नहीं किया है। पहली बार राजस्थान के इन वीर हमारे जो महानुभाव हैं उनके सामने इस कविता का मैं काव्य पाठ करूंगा, और आज यदि ये पप्पू पास हो गया तो फिर ये कविता पूरे देश में जाएगी। मुझे याद आ गया, ये बच्चे बेटा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बच्चे, 1-2 बच्चा जरा सा, कोई बात नहीं, होता है कई बार। मैं तो एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, वो वाला नहीं। मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? कहता नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। भाई वाह। अच्छा फेल होके पहुंचा ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला बेटा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा बहुत पड़ेगा। उन्हें 2 दिए ज्योतिषी के, बोला पढ़ तो 4 साल से रहूं, ये बता पास कब होऊंगा? घर आए तो पिताजी ने पूछा बेटा कितने नंबर आए? बोला 60%। बोले मार्कशीट में तो 30% लिखा है। बोला जी बाकी के 30% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। किसी को भी निपटा देते हैं बच्चे। एक तो कह रहा था तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी अपनी गली में सेटिंग हो गई। एक तो बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। मैं कहा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है? बोला फिर क्या हो गया, बाप ही तो है, कोई पेट्रोल पंप थोड़ी है। ये हालत है भाई साहब। मैं तो स्कूल में गया, टीचर बच्चे को पीट रहा था। मैंने कहा जी क्यों पीट रहे हो? बोला मैंने इसे राधे पे निबंध लिखने को कहा था, अगला राधे माँ पे लिख लाया, पीटू नहीं तो क्या करूं? तो मैं कविता शुरू करता हूं, एक बार आप मुझे आदेशित करें, एक बार तालियां बजाएं, मैं कविता पढ़ता हूं। स्वागत। क्या इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। प्रधान जी आप भी आनंद लें कविता का, आप भी आनंद लें, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। क्या इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम, यहां तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे
इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं। तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। कई दोस्तों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहां माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के लाया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। वाह। देखो मैं बीच में ताली बजाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन सुनिए मैं तरीका बताता हूँ। जब मैं हाथों को अपने ऐसे करूँ तो आप समझ जाना ताली बजानी है। और इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लो जी, हो गए बड़े आदमी। तो लगा जोर का झटका था, उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने कहा दिल मन पे छाया नशा, तन पर छाया खुमार। बोली हो पतिदेव पहली रात ही बीमार। और एक नजर में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसी मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर धर दिया। वाह। और बोली आपको तो वायरल है और टेम्परेचर भी आधा डिग्री ज्यादा। मैं सासू माँ के पास सोने जा रही हूं, अभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका इरादा। मैंने कहा भगवान, ये जो आधा डिग्री टेम्परेचर चढ़ा है ये तो तेरे नाजुक हाथों को छूने से बड़ा है। वो बोली चुप रही जनाब, डॉक्टर मैं हूं या आप, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जो दवाई दे रही हूं उसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। मैंने फिर बात पलटते हुए कहा तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोली आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम। वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसे ही वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब उसका फोन आया तो मैंने उसे बताया बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भला मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी। मेरे लिए तो नया मोहल्ला है, नए पेशेंट कहां से लाऊंगी। शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टर नहीं लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गई थी काका जी, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही, वापस आने में पूरे 20 दिन लगा दिए। और वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली, उन पंक्तियों आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगा, पहले सुने कि वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली उन पे लिखा था विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की शुगर की वेट करने की मशीन। वाह। सबसे पहले उसने मुझे ही वजन करने की मशीन पे चढ़ा दिया और मेरी हाइट के हिसाब से वेट 5 किलो फालतू बता दिया। और बोली 1 हफ्ते तक नाश्ते में सिर्फ छाछ और सलाद से पेट भरना, और जब तक वजन कम नहीं होता मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुबह से शाम तक ठूस ठूस कर इस पेट को भरता है, इसलिए दर्जी भी आपकी पैंट सिलने से इनकार करता है। इसलिए अब आपके लिए 2-3 लुंगी लेके आऊंगी, और मेरा बनाया हुआ एक भी नियम तोड़ा तो सीधा इंजेक्शन लगाऊंगी। हालत ये हो गई कि अब वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिरप पिला के ही छोड़ती है। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए, देखो तालियां एक बार मिलके बजाइएगा, मैं बहुत मन से सुना रहा हूं। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती, कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करवा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं उसका फाउंडर हूं, पर आप सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कोनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है क्लिनिक में बुला लेती है, और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी
आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूं, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूं। जब से दूल्हा बना हूं किस्मत को रो रहा हूं। शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक अकेला ही सो रहा हूं। अभी तक अकेला ही सो रहा हूं। वाह वाह। अभी तक अकेला ही सो रहा हूं। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि वो मेरी पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा लगता है आसमां में चंदा। पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर यूरिया सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है, नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव, अंतिम 2 पंक्तियां आपको सौंप के विदाई लेता हूं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और यह प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। बहुत अच्छे।